जी, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने। चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जो टर्म्स हम डेटाबेस में यूज करेंगे उसको इसमें जरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो हम पिछले लेक्चर में करके आ चुके हुए हैं। आप देखना, आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा नई चीज नहीं लगेगी इसमें, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत आसान चीजें हैं सारी, जो हमारी आम रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ है उससे मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, अब ये आगे देख लेते हैं। इसका ये कंटेंट है, इसके अंदर हम जो है ना ये वन बाय वन सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आ जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। ये पिछले चैप्टर वाली चीजें हैं जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसमें है कि आप लोगों को अभी हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने किया था कि ये जो चीजें है ना ये सारी है फील्ड्स। सही है, फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। इसके आगे जो इनकी ये जो सारा इकट्ठा मिला के, ये फील्ड्स प्लस फील्ड डाटा, ये डाटा है फील्ड का, ये सब इकट्ठा मिला के बन जाता है एक रिकॉर्ड। जब ये ढेर सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये एक फाइल बन जाता है। फाइल के अंदर रिकॉर्ड को सेव कर लिया जाता है और वो फाइल को ट्रीट किया जाता है एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एक जैसे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके रखना, कलेक्ट करना और उनको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करना, ये सब फाइल होता है। फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं, फाइल का दूसरा नाम डाटा सेट भी है। फाइल को स्टोर कहाँ किया जाता है, फाइल को कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया जाता है। वो स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क हो सकता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, जो परमानेंट मेमोरी है, उसमें भी फाइल को स्टोर किया जा सकता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी किया जा सकता है, और ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी, डीवीडी, इन चीजों में भी फाइल को स्टोर किया जा सकता है। फाइल का नाम बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए कि मतलब ये कि जब आप फाइल को काफी अरसे बाद अपनी ही फाइल को देखें या किसी और की फाइल को देखें, उसको नाम से पता चल जाए इस फाइल के अंदर किस किस्म का डाटा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक फाइल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है, तो आप उसको लिखें, फाइल का नाम क्या कर देंगे, स्टूडेंट डॉट डीएटी। डीएटी जो है ना डाटा फाइल की एक्सटेंशन होती है। सही है, ये एक्सटेंशन है डॉट डीएटी, और स्टूडेंट इसका नाम है। तो ये नाम से पता चल रहा है कि इस फाइल के अंदर किस किस्म का डाटा होगा। इसीलिए जिस तरह आप लोग अक्सर अपने लैपटॉप में गाने नहीं सेव करते, तो जो गानों वाली म्यूजिक की फाइल होती है उसका नाम क्या रखते हैं, जो गाने का नाम होता है, ताकि आप लोगों को बाद में फाइल का नेम देख के ही पता चल जाए कि इसके अंदर किस किस्म का डाटा है। या मूवी का जो आप रीनेम करते हैं, मूवी का नाम रखते हैं फाइल का, तो वो मूवी के नाम से रखते हैं ना। तो इसी तरह जब आप फाइल जो या आप असाइनमेंट करते हैं, तो असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2, ताकि देख के आप लोग उससे रिलेट कर सकें इसमें किस किस्म का डाटा है। इसी तरह जब डाटा फाइल होगी, उसमें भी आप जो फाइल का नाम रखेंगे वो बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे कि आपको देख के पता चल जाए, मीनिंगफुल नाम हो। सही है, नाम से ही पता चल जाए इसके अंदर किस किस्म का डाटा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वही है, पिछला कॉन्सेप्ट ही है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, वो है रिकॉर्ड एंड फील्ड। रिकॉर्ड एंड फील्ड क्या कहती है, फाइल हमारा जो होती है फाइल डाटा, वो किस तरह से सेव होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की तरफ से। सही है, वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में सेव होता है फाइल डाटा, मतलब डिफरेंट फाइल में डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की, रिकॉर्ड क्या होता है, अब बात ये है रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ये फील्ड है ना, सही है, ये सारी फील्ड नेम्स हैं। ये जैसे एग्जांपल दी हुई है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये सारी फील्ड नेम है, ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और इनका जो डाटा है, डाटा फॉर ईच फील्ड, वो साथ साथ एक रिकॉर्ड जो होगा ना, वो एक फील्ड नेम के साथ एक डाटा जो कहलाएगा वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है एक दूसरा रिकॉर्ड आ जाए जो कि कुछ और रोल नंबर होगा, उसका नाम कुछ और होगा, एड्रेस कुछ और होगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा, तो वो एक दूसरा। देखें, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ये फील्ड्स हैं। जब इनका एक डाटा, हर फील्ड के साथ एक डाटा आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये फील्ड्स हैं। सही है, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, सबसे छोटा यूनिट होता है डाटा का, और ये भी बहुत यूनिक और मीनिंगफुल नेम होना चाहिए इसका। ये देखे ना, रोल नंबर, इससे पता लग रहा है इसके अंदर जो डाटा आएगा वो किसी ना किसी का रोल नंबर होगा, नेम के अंदर नाम होगा, टेक्स्ट डाटा होगा। सही है, स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर फील्ड साइज आती है प्लस डाटा टाइप आता है। फील्ड साइज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिकॉर्ड है, सही है, इसका फील्ड क्या है, ये फील्ड है एक रोल नंबर।
अब इसमें आएगा फील्ड साइज, यानी रोल नंबर मेमोरी में कितनी जगह लेगा, कितनी स्पेस लेगा, ये साइज कहलाता है। ठीक है, इसका साइज कितना होगा वो फील्ड साइज होगा। प्लस डाटा टाइप, यानी इसके अंदर किस टाइप का डाटा आएगा, क्या न्यूमेरिक डाटा आएगा, टेक्स्ट डाटा आएगा, किस इमेज डाटा आएगा, वीडियो डाटा आएगा, किस किस्म का डाटा आएगा। तो इसके अंदर रोल नंबर है तो हमें देख के पता लग रहा है कोई ना कोई न्यूमेरिक डाटा होगा। सही है, नेम के अंदर हमेशा टेक्स्ट डाटा होगा, एड्रेस में भी टेक्स्ट डाटा होगा, डेट ऑफ बर्थ में कोई डेट टाइप का डाटा होगा। सही है, कोई डेट होगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये होगा इन फील्ड साइज, और जब डाटा टाइप मिल जाएंगे तो ये एक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर बना देंगे। अच्छा, रिकॉर्ड जो है मेमोरी में जैसे आप लोगों को पता है कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, इसके अंदर हमेशा डाटा 0101 की फॉर्म में स्टोर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होता है, मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। तो स्टोरेज रिकॉर्ड की कैसे होगी, मशीन लैंग्वेज में होगी। तो फील्ड कितनी जगह लेगा, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच फील्ड, जितनी जगह फील्ड लेना चाहेगा, स्पेस जितनी लेना चाहेगा मेमोरी में, उतनी उसको एलोकेट कर दी जाएगी, उतनी उसको दे दी जाएगी। सही है, फील्ड को उतनी स्पेस फिर मेमोरी में दे दी जाएगी। और जब भी वो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहेगा, रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहेगा, रिकॉर्ड को देखना चाहेगा, तो उसको एट वंस वो रिकॉर्ड वो रिट्रीव कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड्स। अच्छा, अब आ जाता है फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड लेंथ फील्ड क्या होती है। फिक्स्ड लेंथ फील्ड का मतलब है ऐसी फील्ड जिसका साइज फिक्स कर दिया गया हो। सही है, फॉर एग्जाम्पल उसको कह दिया है कि उसके अच्छा साइज, उसका साइज जब भी डाटा असाइन किया जाता है तो साइज चेंज नहीं होगा, साइज फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसकी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर साइज ऑफ डाटा, डाटा का साइज लेंथ से कम है, यानी डाटा कम है और साइज ज्यादा है, फील्ड साइज ज्यादा है, जगह ज्यादा दे दी गई है और उसके अंदर डाटा थोड़ा है, डाटा कम है, तो क्या होगा, जो बाकी फील्ड्स रह जाएंगी, जो बाकी स्पेस रह जाएगी, वो या तो जो रिमेनिंग स्पेस होगी या तो एम्प्टी रह जाएगी या फिर ब्लैंक स्पेसेस वहां पे फिल कर दी जाती हैं। मेमोरी कर देगा, कौन करेगा, ये मेमोरी करेगा। ठीक है, या तो वो स्पेस एम्प्टी होगी या उसमें ब्लैंक स्पेसेस फिल कर दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, उसका नाम है नेम, फील्ड का नाम है। सही है, ये फॉर एग्जांपल फील्ड है, ये नेम फील्ड है। इसका फील्ड साइज कितना है, ये है 20 कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 कैरेक्टर्स हैं। डाटा क्या है इसका, डाटा है फरजाना, आपने इसके अंदर फरजाना को स्टोर कराना है, यानी एक सेल में एक कैरेक्टर स्टोर करवाना है। सही है, एक मेमोरी सेल में, एक मेमोरी बिट में जो है एक कैरेक्टर आएगा, बिट नहीं कहलाएगा ये, खैर एक मेमोरी सेल में एक कैरेक्टर आएगा। तो क्या हुआ, ये फरजाना का तो डाटा थोड़ा है, स्पेस ज्यादा है, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस के अंदर डाटा आ गया, यहाँ तक डाटा आ गया, आगे वाली सारी स्पेस हमारी खाली पड़ी है। तो इस जो रिमेनिंग स्पेस रह जाएगी, इस सबको या तो ब्लैंक छोड़ दें या फिर ब्लैंक स्पेस ऐड कर दें, यहाँ पे मेमोरी स्पेस ऐड कर देगा यहाँ पे, या फिर इसको खाली छोड़ देगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड लेंथ साइज। ज्यादातर जो हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ज्यादातर जो फील्ड साइज फिक्स्ड होता है, पहले से बता दिया जाता है इसमें इतनी ही कैरेक्टर्स इसको देने हैं। ठीक है, तो जो अगर फील्ड साइज फिक्स्ड होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फील्ड साइज फिक्स होने की वजह से अल्टीमेटली हमारा रिकॉर्ड साइज भी फिक्स्ड हो जाएगा। देखिए रिकॉर्ड जो है वो कैसे बनता है, रिकॉर्ड बनता है फील्ड नेम प्लस डाटा, फील्ड डाटा, ऐसे ही है ना, एक फील्ड्स और फील्ड के डाटा जब इसको इकट्ठा मिला लेते हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो अगर हमारी फील्ड्स फिक्स साइज की होंगी तो जाहिर है डाटा भी फिक्स साइज का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड लेंथ फील्ड, जिसमें लेंथ हमारी फिक्स कर दी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है वेरिएबल लेंथ फील्ड। जो फिक्स लेंथ फील्ड था उसी का उल्ट कर लें, उसी को ऑपोजिट कर लें तो वेरिएबल लेंथ बन जाता है। ये क्या करता है कि जब भी इसकी कोई आप फिक्स नहीं करते लेंथ, लेंथ इसकी वेरिएबल है, वेरी कर सकती है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं है। जब भी डाटा इंसर्ट किया जाता है इस फील्ड में तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उतनी स्पेस मेमोरी में ले लेता है जितना डाटा होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री, जब डाटा एंटर किया जाता है तो फील्ड साइज चेंज हो जाता है।
डाटा ज्यादा होगा वो मेमोरी में ज्यादा स्पेस ले लेगा, डाटा थोड़ा होगा वो मेमोरी में थोड़ी स्पेस ले लेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। सही है, ये कौन करता है? ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वेरिएबल लेंथ फील्ड्स को मुख्तलिफ तरीकों से हैंडल करता है। एक एग्जांपल दे दी गई है कि फॉर एग्जांपल सेम वही एग्जांपल है, लेकिन अब की बार हमारे पहले फिक्स लेंथ फील्ड थी, अब हमारी वेरिएबल लेंथ फील्ड है। फील्ड का नाम है नेम, ये नेम फील्ड है, ठीक है। डाटा क्या आना है? फरजाना, FARZANA, इसके 7 कैरेक्टर्स हैं, तो मेमोरी में ये सिर्फ 7 कैरेक्टर्स ही लेगा। वो जो पहले आगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे वो फिक्स किए हुए थे, चूंकि कि 20 कैरेक्टर्स होंगे, तो बाकियों को ब्लैंक छोड़ा था। अब की बार ऐसा कोई बात नहीं है। अब वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या कहता है कि अगर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अगर थोड़े कैरेक्टर्स होंगे, 4 कैरेक्टर्स होंगे, वो 4 मेमोरी में स्पेस ले लेगा, अगर 10 होंगे वो 10 ले लेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि डाटा कितना है, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा इसके साथ हो गया वेरिएबल लेंथ फील्ड। नेक्स्ट आ जाता है डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है? अच्छा, इसको देख लेते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ना रिकॉर्ड का लेआउट प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। लेआउट का क्या मतलब है? रिकॉर्ड कि किस तरह का रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड में कितने फील्ड्स होंगे, उस फील्ड में किस किस्म का डाटा आएगा, डाटा टाइप और फील्ड साइज, ये सब कुछ प्रॉपर्ली पहले डिफाइन किया जाता है। रिकॉर्ड का एक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे देखें, ये अगर आप ये इमेज देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक लेआउट डिफाइन कर दिया है। लेआउट कैसे डिफाइन किया है कि इसके अंदर 1 2 3 4 फील्ड्स होंगी। एक फील्ड का नाम रोल नंबर होगा, एक का नाम नेम होगा, एक का सिटी, एक का DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। रोल नंबर जो फील्ड होगी उसका फील्ड साइज भी बता दिया है कि इसके अंदर 4 बाइट्स का डाटा आ सकता है, ये फील्ड साइज बता दिया है। ये अब रिकॉर्ड का आप एक लेआउट डिफाइन कर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक लेआउट डिफाइन कर रहा है रिकॉर्ड का, ठीक है। फील्ड साइज भी बता दिया और फील्ड का भी बता दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट बता दिया, और उसके अंदर इन्होंने डाटा भी रख दिया, एक डाटा भी आ गया, ठीक है। ये सब काम कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम करता है, ऐसे डाटा को हैंडल करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड। फिक्स लेंथ भी हो सकते हैं, वेरिएबल लेंथ भी हो सकते हैं। ये जो फील्ड है, ये हमारी फील्ड है ना, रोल नंबर। रोल नंबर में इस वक्त कह रहा है 4 बाइट्स आ सकते हैं, यानी फिक्स कर दिया आपने कि 4 बाइट्स मेमोरी में सिर्फ जगह ऑक्यूपाई कर ली है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कम डाटा आ जाता है तो बाकी ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देगा, ठीक है। ये आपने अभी फिक्स कर दिया है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फिक्स लेंथ भी हो सकता है फील्ड, और वेरिएबल लेंथ भी हो सकती है, लेकिन एक बात यह है कि ज्यादातर फिक्स लेंथ होती है। ज्यादातर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फिक्स लेंथ को सपोर्ट करते हैं, वेरिएबल लेंथ बहुत नहीं होती, बहुत कम होती है। बहुत कम जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनमें ज्यादा फिक्स लेंथ होती है। ये बात अगले पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हर फील्ड का एक यूनिक नेम होता है, हर फील्ड का एक नाम होता है जिस नाम से वो पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये रोल नंबर नाम है, नेम फील्ड नेम, ठीक है। फिर इसके बाद सिटी, ये भी फील्ड का नाम है, इस फील्ड में डाटा कौन सा है? इस्लामाबाद, और ये 15 बाइट्स मेमोरी में लेगा, ये इसका लेआउट डिफाइन कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ, ये भी एक फील्ड का नाम है। हर एक का एक यूनिक नेम होता है। ये नहीं हो सकता इसका नाम भी नेम हो जाए और इसका भी नेम हो जाए। यूनिक का मतलब है कि ऐसी चीज जो सिर्फ एक दफा आए, उसके डुप्लीकेट कोई एग्जिस्ट ना करे, नेम 2 दफा ना आ जाए, ठीक है। यूनिक का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ये जो अब ये देखिए नीचे ये रिकॉर्ड आ रहा है, ये एक पहला रिकॉर्ड है, सही है। ये एक पहला रिकॉर्ड आ गया, ये एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होगा। रिलेटेड फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स के अंदर जो डाटा आ गया, इनका जो कलेक्शन है, ये रिलेटेड फील्ड्स क्या कहलाएंगी? सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, और ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड्स। ये वही बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। फील्ड क्या है? ये फील्ड होती है। आप बस एक याद रखें, एक टेबल है, उस टेबल में रोज एंड कॉलम्स है, तो जितनी कॉलम्स होंगे वो फील्ड्स होंगी, और जितनी रोज होंगी वो रोज क्या होंगी? वो होंगी रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, फील्ड जो है वो स्टोरेज मीडिया में कंटिन्यूअसली यानी कि जो है वो स्टोर होता है। अच्छा, ये देखिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट की बात हो रही थी कि मोस्टली फिक्स लेंथ फील्ड्स होती हैं, वेरिएबल लेंथ फील्ड्स नहीं होती, बहुत कम होती हैं। ज्यादातर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वो फिक्स लेंथ फील्ड्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल स्टोरेज लोकेशन को ये आइडेंटिफाई करनी है कि फलां रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है, तो क्या होता है कि आप एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फील्ड और लेंथ, ये 2 चीजें दे देते हैं। अगर आपके पास किसी का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा है,
और आपको लेंथ मालूम है कि इसकी 4 बाइट्स है, आप स्टार्टिंग एड्रेस से 4 बाइट्स तक आगे डाटा को देख सकते हैं ना, इसका मतलब है यहाँ 4 बाइट्स खत्म हो गई, यहाँ तक डाटा है ये मेमोरी में, ठीक है। ये इसीलिए जब आइडेंटिफाई करना होता है किसी स्टोरेज लोकेशन को, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस फील्ड का और उसकी लेंथ देख ली जाती है। अच्छा, अगर डाटा को या कंटेंट को एक्सेस करना है, किसी फील्ड के डाटा को एक्सेस करना है कि जी सिटी में क्या पड़ा है, सिटी जो फील्ड है उसके अंदर कौन सा डाटा पड़ा है, तो क्या करेंगे, उसके नेम के साथ एक्सेस करेंगे, नेम यानी सिटी के साथ एक्सेस करेंगे, सही है। एक्सेस जो है वो हमेशा नेम के साथ करेंगे। तो इसके साथ हमारा डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम खत्म होता है। अब ये टॉपिक है टेबल और रिलेशन। ये दोनों चीजें ना, वैसे टेबल और रिलेशन ये सेम होती हैं, लेकिन जब हम रिलेशनल डेटाबेस में जाते हैं तो टेबल रिलेशन बन जाता है। इसको आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर जैसे ये, हाँ, ये टेबल एंड रिलेशन आ जाता है। ये बता रहा है कि 1960s में रिसर्चर्स ने आइडिया दिया कि भाई आप रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि आप अपने डाटा को रिलेशनल डाटा, जिसमें डाटा का आपस में रिलेशनशिप हो, डाटा को आपस में उनका रिलेशनशिप क्रिएट करके रिलेशनल डेटाबेस होती है, जिसमें जो हमने पढ़ा था ना मॉडल, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो ये रिलेशनल वो बात हो रही है जिसके अंदर था कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप होगा। बाकी हायरार्किकल और नेटवर्क में क्या था, डाटा का रिलेशनशिप नहीं था, स्ट्रक्चर का था। तो बहरहाल ये कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्चर्स ने 1960s में के एंड में जाके कहीं दिया। वो क्या कहता है कि 2 डायमेंशनल अरे या टेबल की सूरत में फाइल को बना लो। टेबल क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल रोज होंगी, ठीक है। सबसे पहली रो जो होगी वो फील्ड नेम डिफाइन कर रही होगी। आप अपने जहन में ना अपने कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर ले आए, वो तो सबने देखा होगा। ये फॉर एग्जांपल ये फील्ड नेम है, ये रोल नंबर हो गया, ठीक है, ये नेम हो गया, ये नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया और ये फोन नंबर हो गया, ठीक है। इसके अंदर रिकॉर्ड्स आएंगे, पहला रिकॉर्ड पहले बच्चे का रोल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। इस तरह टेबल की सूरत में, इसको 2 डायमेंशनल अरे भी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल अरे की सूरत में या टेबल की सूरत में फाइल को डिफाइन किया जाता था, रिलेशनल डेटाबेस में किया जाता है। बल्कि टेबल का एक यूनिक नेम होगा, कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम किसका कर रहे हैं, हम स्टूडेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है हम कह देते हैं स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है, ठीक है। इस टेबल का एक नाम होगा। टेबल क्या होगा, स्ट्रक्चर टू अरेंज डाटा इन रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम की सूरत में डाटा को स्टोर किया जाएगा, जिनमें कॉलम क्या होंगी, कॉलम्स फील्ड होंगी, ये फील्ड्स है, सारी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 फील्ड्स हैं। और रोज या कॉलम के अंदर जो डाटा होता है, रोज जो है वो क्या कहलाएंगी, वो रिकॉर्ड कहलाएंगी, ठीक है। ये आपका जो है ना रिलेशनल डेटाबेस का आ गया। जब हम आगे बात कर लेते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन में ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स अच्छी तरह से याद कर लें, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के। ये टर्म्स क्या कहती हैं, सबसे पहले आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कलेक्शन ऑफ टेबल का मतलब है, अभी हमने एक टेबल की बात की ना जिसके अंदर स्टूडेंट का टेबल था, कलेक्शन ऑफ टेबल में मल्टीपल टेबल्स आ जाएंगे, उसमें स्टूडेंट का टेबल भी आ जाएगा, उसके अंदर हमारे पास मार्क्स का टेबल भी आ जाएगा, अटेंडेंस का टेबल अलग हो जाएगा, इस तरह मल्टीपल टेबल्स आ जाएंगे। या आपने जिन्होंने ट्रांसपोर्ट ली हुई है, कौन सी बस में जाता है, किस रूट पे जाता है, इस किस्म का डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट का टेबल आ सकता है। इस तरह मल्टीपल टेबल्स होंगे, तो वो सब टेबल इकट्ठे करके एक डेटाबेस बना देंगे। उन टेबल्स के दरमियान में आपस में रिलेशनशिप भी होंगे, वो रिलेशनशिप हम आगे बनाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और जरूरी नहीं डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स हो, और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूरीज हो सकती हैं। क्यूरी का क्या मतलब है, जो आपको बताया था कि क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट्स को क्यूरी बोलते हैं। so, ये फॉर्म्स हो सकते हैं, फॉर्म के जरिए आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, फॉर्म्स। फिर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपने रिपोर्ट जो है मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। ये सब ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, इन सब ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलके एक डेटाबेस बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन। अच्छा, जो हम अभी पीछे बात करके आए हैं ना टेबल की, हम अभी पीछे बात करके आए हैं टेबल की, वो टेबल रिलेशन कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। उसी टेबल को रिलेशन कहते हैं, सेम चीज है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ नेम्ड कॉलम्स एंड सेट ऑफ रोज, यानी रो एंड कॉलम की फॉर्म में रोज हो, एक मतलब मल्टीपल, सेट का मतलब होता है सेट में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ज्यादा रोज
और कॉलम्स जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन को टेबल भी बोलते हैं। अच्छा अब आ जाता है, अब इधर एक मैं टेबल बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना समझाना आसान। ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा टेबल बन रहा है, आप लोग जो है ना बस कॉन्सेप्ट लें कि ये बात कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल जैसा भी बना है टेबल है मेरा, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, एक ग्रिड की फॉर्म में, ये ग्रिड ही होता है ना इस तरह का, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। अब ये एक पूरा टेबल एक टेबल है, इस तरह मल्टीपल टेबल्स जब इकट्ठे होंगे और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे होंगे तो एक डेटाबेस बनाएंगे। ये एक टेबल एक रिलेशन कहलाता है। इस रिलेशन में जो रोज होंगी, ये जो रोज है, इनको हमने क्या नाम दिया था, हम कह रहे हैं ये रिकॉर्ड है, हमने इसको एक रिकॉर्ड का नाम दे दिया था। ठीक है, रिकॉर्ड के अलावा इसका एक और नाम है जो कि है टप्पल। रोज को टप्पल भी कहते हैं। एक सिंगल रो जो है वो सिंगल रिकॉर्ड, वो एक टप्पल कहलाता है। टप्पल और रो एक ही चीज है, ठीक है, एक ही टप्पल जो होता है वो रो को भी कहते हैं, इसको अकरेंस भी कहते हैं। एक ही चीज के दो तीन नाम है, ठीक है, टप्पल, रो, अकरेंस। सही है, जब हम रिलेशनल डेटाबेस में आते हैं तो हम इसको टप्पल का नाम देते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है एट्रीब्यूट्स। हम जो पीछे फील्ड की बात करते आ रहे हैं ना, फील्ड यानी कि कॉलम्स, ऐसे ही है ना कि जो कॉलम्स होते थे ये वाले कॉलम्स, एक दो, दूसरा रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये इस किस्म के जो कॉलम्स थे, इनको हम क्या कहते हैं, नेम्ड। ये जो कॉलम्स होते हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इनका हर एट्रीब्यूट का, हर कॉलम का, हर फील्ड का एक यूनिक नेम होता है, एक अलग नाम होता है, यानी दो कॉलम्स के नाम मैच नहीं कर सकते। ठीक है, ये एट्रीब्यूट कहलाएंगे। अब आपने क्या देखा कि टेबल और रिलेशन एक चीज है। अच्छा, जो रोज होती हैं उनको रिकॉर्ड भी कहते हैं, उनको टप्पल भी कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड भी कहते हैं, उनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। सही है, ये चीजें आज हमने देख ली। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंटिटी। जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने थोड़ा सा रिलेशनल डेटाबेस की तरफ आ गए थे। हम लोगों ने टेबल्स पढ़े थे, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने बात की कि जो टेबल, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एक टेबल होता है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इसके अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस टेबल का दूसरा नाम हमने रिलेशन दे दिया था, ऐसे ही किया था। अब हमने कहा था कि ये टेबल का जो कॉलम्स होते हैं ना, वो होते हैं, इनको फील्ड भी बोलते हैं, ये सारे कॉलम्स जो हैं, ठीक है, फील्ड भी बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये कॉलम्स को फील्ड और एट्रीब्यूट, और जो हमारी रोज थी इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिकॉर्ड, इनको बोलते हैं अकरेंसेस, इसको बोलते हैं टप्पल। सही है, ये तीन तरह के नाम थे, ये नाम आपने याद रखने हैं। जो टेबल है, टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। सही है, टेबल का नाम एक रिलेशन भी। अब एक नई टर्म आ रही है जो कि है एंटिटी। एंटिटी जो है ये भी रिलेशन की जगह पे यूज होती है। ठीक है, ये एंटिटी भी रिलेशन की जगह पे यूज होती है। जब हम, पता है, हम जब डेटाबेस बनाते हैं ना तो हमारे दो तरह के काम होते हैं। पहले हम पेपर वर्क करते हैं, हम पेपर के ऊपर सारा काम बनाते हैं। ठीक है, पेपर वर्क जब करते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। जब हम इसको डेटाबेस में ले आते हैं, ठीक है, हम इसको कंप्यूटराइज कर लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं, तो फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती है। पेपर वर्क में इसको एंटिटी बोलते हैं। जब हम इस पेपर वर्क से एंटिटी को जब हम डेटाबेस बना लेंगे तो डेटाबेस में आकर ये टेबल बन जाएंगे या रिलेशन बन जाएंगे। सही है, ये अभी हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ये वही चीजें आप अपने माइंड में रखें कि ये टेबल को ही एंटिटी कहते हैं। सही है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। एंटिटी होता क्या है? एंटिटी होता है रियल वर्ल्ड में कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ सेट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो या प्रॉपर्टीज हो, ऐसी चीज जिसकी कोई प्रॉपर्टीज हो या एट्रीब्यूट्स हो। अब याद रहे, ये एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम फील्ड की बात कर रहे हैं। कि अगर हम एक टेबल बनाते हैं, एंटिटी एक टेबल है, तो उस टेबल की फील्ड्स को, उस टेबल के कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। सही है, अच्छा, एंटिटी जो है वो कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्सन, एक इंसान, पर्सन की क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पर्सन के कॉलम में किस किस किस्म की चीजें आ सकती हैं, कि पर्सन का नाम क्या है, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर्सन की जो है हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। सही है, तो एंटिटी एक
फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस ऑब्जेक्ट की फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो वो भी हो सकता है। तो उनमें एक एग्जांपल पर्सन होगी। अगला आ गया प्लेस। प्लेस का मतलब है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि वो प्लेस की लोकेशन क्या है, वो प्लेस उसका इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इस किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी। सही है, यानी इस किस्म के उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। कार की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, जैसे कार का मॉडल क्या है, इसका इंजन नंबर क्या है, कार का ऑनर क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इस किस्म की चीजें। कंप्यूटर की क्या हो सकती हैं एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, जैसे कंप्यूटर का जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं कहीं मार्केट में, तो आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्या किस बेसिस पे फैसला करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस पे। वो स्पेसिफिकेशंस की प्रॉपर्टीज होती है ना, यानी इसकी मेमोरी कितनी है, यानी स्टोरेज कितनी है, या रैम कितनी है, इसका कैमरा कितना है। ठीक है, कंप्यूटर का भी इसी तरह रैम या फिर स्टोरेज की बेसिस पे जो है ना ये स्टोरेज के एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर हाउस, हाउस के किस किस्म के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। हाउस, हाउस क्या हो सकता है, हाउस की प्रॉपर्टीज किस किस्म की हो सकती हैं कि ये हाउस का ऑनर कौन है, हाउस का एरिया कितना है, इसका प्लॉट एरिया कितना है, या फिर हाउस में कंस्ट्रक्शन हुई है या नहीं हुई हुई। इस किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो हाउस की हो सकती है। स्टूडेंट की, ये तो आप लोग, हम शुरू से ये स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल लेते आ रहे हैं, तो ये हम लोग ये जैसे नीचे भी बना हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये इसके अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, इस किस्म की चीजें इसकी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एंटिटी एक कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोई फिजिकली चीज एग्जिस्ट करती हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कोर्स, जो कोर्स है ये एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन ये एक एंटिटी हो सकता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कि कोर्स आईडी क्या है। अभी तो आप लोग इंटर में है ना, तो आप लोगों का तो इतना कोर्स आईडी का नहीं है। आप लोग अपने कोर्स को किस तरह से आप लोग रेफर करते हैं कि हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हमारा उर्दू का है, या ये कंप्यूटर का है, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वहां पे हर कोर्स का एक आईडी होता है। ठीक है, एक नंबर से उसको उसकी एक नंबर उसकी पहचान होती है। ठीक है, ये जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। यूनिवर्सिटी कोर्स का यूनिवर्सिटी आईडी भी हो सकता है, फिर यूनिवर्सिटी कोर्स का नाम हो सकता है कि कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। सही है, फिर ये हो सकता है कि कोर्स का स्टार्टिंग डेट, जिस कब कोर्स स्टार्ट हुआ, फिर एंडिंग डेट, ये कोर्स कंप्लीट कब होगा। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट। अकाउंट भी एक, ये बैंक अकाउंट शायद बात हो रही है, तो बैंक अकाउंट की प्रॉपर्टीज किस किस्म की होंगी, इस अकाउंट का ये किसका अकाउंट है, नेम, इस अकाउंट का बैलेंस कितना है। सही है, टोटल बैलेंस हो गया, इसमें कितनी विड्रॉल हुए, कितना पैसा निकलवाया गया, कितने पैसा इंसर्ट किया गया, ऐड किया गया, डिपॉजिट किया गया। सही है, ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें अकाउंट की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। फिर इसी तरह जॉब और इवेंट, कि कौन सा इवेंट है, इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है या मुख्तलिफ फील्ड्स बन जाएंगी। एंटिटी इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी क्या होती है जो हम बात कर रहे हैं अभी। हमने आप टेबल में ना, आप माइंड में ना हमेशा टेबल लें कि एक टेबल जो है वो एंटिटी है, इस टेबल की रोज एंड कॉलम्स है, इसकी कॉलम्स जो है वो फील्ड है, उसको फील्ड भी कहते हैं, उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, उसको जो है कॉलम भी है ये। और जो रोज है उनको टप्पल भी कहते हैं, और उस रोज को जो है क्या कहते हैं, अकरेंस भी कहते हैं। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो अब आपकी जो फील्ड है ना, यानी एट्रीब्यूट जो है, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे। ये कह रहा है कि हर एट्रीब्यूट का एक यूनिक नेम होगा, एक यूनिक नाम होगा। कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होगा कि एक एट्रीब्यूट का है नेम, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट का नेम और उसके बाद साथ दोबारा दूसरा एट्रीब्यूट भी नेम आ जाए, ऐसा नहीं होगा, यूनिक नाम होगा, क्योंकि नाम से ही उस एट्रीब्यूट को जो है ना एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डाटा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन टेबल्स एंड रिलेशंस ऑफ डेटाबेस। ये एंटिटी आप जब बात करोगे या पेपर वर्क में बात करोगे कि ये एंटिटी है, ये जब आगे जाके हम बनाएंगे ना एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स वगैरह, तो उसमें बात करेंगे एंटिटी और एंटिटीज का, यानी टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है। जब आप इसको डेटाबेस में ले आओगे तो यही चीज डेटाबेस में टेबल्स और रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये एंटिटी हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये वही बातें हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टेबल होगा, टेबल के कॉलम्स होंगे, और जो सारे रोज हैं
वो क्या कहलाएंगी, अक्रेंस कहलाएंगी, अक्रेंसेस ऑफ रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड भी कहलाएंगे और उसको टप्पल भी बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, इस ये स्टूडेंट क्या है, ये जब हम इसको बात करेंगे हमारी जो पेपर वर्क वाली डाटाबेस है, लॉजिकल डाटाबेस है उसमें, तो ये क्या बन जाएगा, एंटिटी। और अगर इसको हम फिजिकल डेटाबेस में ले आएंगे, जब हम इसका डेटाबेस बनाएंगे तो ये टेबल होगा या रिलेशन होगा। अब इसके रोज एंड कॉलम्स हैं, इन रोज एंड ये कॉलम्स जो हैं ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और जो रोज हैं ये यानी कि ये यहां से लेके ये पहला रिकॉर्ड पूरा का पूरा ये क्या है, ये टप्पल है, ठीक है। अच्छा ये वही बात थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन हम टेबल को कह रहे हैं ना, याद रखें टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है, टेबल की कौन कौन सी बातें टेबल में होना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि सबसे पहला पॉइंट जो है, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, डुप्लीकेट रोज नहीं होंगी। रो की क्या बात हो रही है, अब टेबल ले आए माइंड में दोबारा से, ये टेबल है आपका, ठीक है, इस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, सही है। कॉलम्स फील्ड्स हैं, रोज क्या है, टप्पल है या फिर रिकॉर्ड है, ठीक है, और कॉलम क्या है, फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दो रिकॉर्ड्स एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी दो रोज एक जैसी नहीं हो सकती, सही है, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, यूनिक होनी चाहिए, ईच रो मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट नेम, ठीक है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और क्या आ जाता है, कुछ भी ऐड कर लें आप, मार्क्स या जो भी आप कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक जो है ना टेबल है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके अंदर रोज है, पहला रोल नंबर, नाम कोई भी मारिया कर ले, अच्छा उसका एड्रेस होगा लाहौर, फोन नंबर कुछ होगा और ये जो भी है। अच्छा नेक्स्ट दूसरा रोल नंबर हम दोबारा मारिया कर लेते हैं, फिर दोबारा उसका नेम मारिया, एड्रेस लाहौर और फोन नंबर जो भी है। ये चीज अलाउ नहीं है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस कहता है कि सारी रोज यूनिक होनी चाहिए। अगर एक दफा मारिया का रिकॉर्ड पूरा का पूरा आ गया है, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, सही है। दो रिकॉर्ड सेम स्टूडेंट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही दफा आ सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है रिलेशन की। यूनिकनेस, इसको यूनिक रिकॉर्ड होना बोलते हैं, ठीक है, यूनिकनेस बोलते हैं। इस चीज को कौन इंश्योर करता है, कौन गारंटी देता है कि यूनिक होगा रिकॉर्ड, ये प्राइमरी की करती है। ये आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद व्यूज है, व्यूज के बाद प्राइमरी की है, उसके अंदर पढ़ेंगे कि कीज का और ये प्राइमरी की क्या होती है। बहरहाल आप इतना याद रखें कि यूनिकनेस को गारंटी कौन करता है, वो करता है प्राइमरी की। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली प्रॉपर्टी है कि नो ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। रोज का ऑर्डर, रोज की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रोल नंबर 1 का पहले रिकॉर्ड आएगा और रोल नंबर 2 का बाद में आएगा, हो सकता है पहले 2 का आ जाए बाद में 1 का आ जाए, सही है। ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्ड किस ऑर्डर में डेटाबेस के टेबल में सेव हो रहे हैं, सही है। रो ऑर्डरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशनल डेफिनेशन। रिलेशन की डेफिनेशन या टेबल में, डेटाबेस के टेबल में रो का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, सही है। अच्छा लेकिन ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना डाटा लेना है टेबल में से, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे रोल नंबर वाइज डाटा आए, फॉर एग्जांपल 351 का पहले आए और मेरे पास 458 का बाद में रोल नंबर आए। तो आप क्या करेंगे, आप जब क्यूरी भेजेंगे ना, उस क्यूरी के साथ आप ऑर्डर भेज देंगे। ये आपने कंप्यूटर है आपका, डेटाबेस पीछे कहीं पड़ी हुई है अपने डेटाबेस सर्वर में, ठीक है। आपने कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस को कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए स्टूडेंट्स का, तो फिर आप क्यूरी के साथ अटैच करके बताएंगे कि उसको ऑर्डर कर दो रोल नंबर वाइज, यानी पहला रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में भेजो। ये बात आप क्यूरी के साथ देंगे। आप इस डेटाबेस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेटाबेस में कैसे सेव हुआ है, डेटाबेस में जिस मर्जी ऑर्डर में सेव हो, सही है। तो इस बात को कह रहे हैं लॉजिकल ऑर्डर्स कैन बी स्पेसिफाइड। अब लॉजिकली फिजिकली ये ऑर्डरिंग नहीं हुई हुई डेटाबेस के अंदर, फिजिकली डेटाबेस में रिकॉर्ड जिस मर्जी सीक्वेंस में सेव हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिकली डाटा को ऑर्डर किया जा सकता है क्यूरी के जरिए, ठीक है। जब आप रिकॉर्ड को एक्सेस करें तब आप उसके ऊपर क्यूरी में एक बात मेंशन कर दें, एक बात ऐड कर दें कि जो रिकॉर्ड आएगा वो एक ऑर्डर में आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
रिलेशन है स्टूडेंट का। रोज को लॉजिकली ऑर्डर किया जा सकता है बाय वैल्यूज ऑफ रोल नंबर, नेम, मार्क्स और कोई अदर एट्रीब्यूट्स। आप इस तरह भी ऑर्डर कर सकते हैं रोल नंबर वाइज, कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज एक ऑर्डर में आ जाए, सबसे पहला रोल नंबर पहले और आखिर वाला जो रोल नंबर है बाद में। या फिर नेम वाइज आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, कि जिसका नाम ए से शुरू होता है उसका रिकॉर्ड पहले आ जाए और जिसका जेड से होता है वो उसका आखिर में आए। या फिर आप उसको मार्क्स वाइज भी कर सकते हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं क्लास में उसका रिकॉर्ड पहले आए, मुझे पहले शो हो और बाकियों का बाद में शो हो। ठीक है, ये मतलब बहरहाल ये सब कुछ यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर जब क्यूरी भेजेगा आखिर में कंप्यूटर से, तो वो किस किस सूरत में रिकॉर्ड को देखना चाहता है। फिजिकली डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे पड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा है वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें ऑर्डरिंग इनसिग्निफिकेंट है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। ठीक है, ये तो हो गया रो का। अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी आ जाए, वो कहता है कॉलम भी मैटर नहीं करता, कॉलम की का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये वही टेबल दोबारा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, स्टूडेंट का ही टेबल कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में आपके पास कौन कौन से हैं, नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर, 4 ले लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है, ये स्टूडेंट का टेबल है। अच्छा, अब ये कहता है कि अगर मैं नेम को पहले ले आऊं और रोल नंबर को बाद में ले जाऊं, ठीक है, पहले नेम आ जाए फिर रोल नंबर आ जाए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑर्डर है कॉलम्स का उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी ऑर्डर में सारा का सारा डाटा सेव हुआ हो फिजिकली डेटाबेस में, जो डेटाबेस एक्चुअल में जो फिजिकली स्टोर हुई है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि हर एट्रीब्यूट का नाम, हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। सही है, जब आप किसी एट्रीब्यूट को क्यूरी भेजते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है, आप जब क्यूरी भेजते हैं ना कि मुझे फलां रिकॉर्ड चाहिए, तो आप एट्रीब्यूट के नाम से भेजते हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस में से नेम उठा के ले आओ, नेम का एट्रीब्यूट लेके आओ। ठीक है, आप कभी ये नहीं कहते कि दूसरा कॉलम लेके आओ, उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन से नहीं आप एक्सेस कर रहे होते डेटाबेस के कॉलम्स को, डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स को, बल्कि आप कॉलम नंबर से नहीं कर रहे होते कॉलम नंबर 2 ले आओ, बल्कि आप किस तरह कर रहे होते हैं, नेम के साथ। जबकि जिस तरह एक्सेल में होता है ना, एक्सेल में आप क्या कर रहे थे, आप लोकेशन से कर रहे थे कि C4 का रिकॉर्ड, जब आप फॉर्मूलाज लिखते थे, आपको शायद याद हो कि रो एंड कॉलम को मिला के, रो एंड कॉलम की वैल्यू को मिला के उस लोकेशन का एड्रेस बन जाता था। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोकेशन से एक्सेस नहीं कर रहे बल्कि एट्रीब्यूट के नाम से एक्सेस कर रहे हैं। तभी कहा जा रहा है एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि एट्रीब्यूट या कॉलम्स में भी इंटरचेंज आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटा जो आपके कॉलम्स हैं वो किस ऑर्डर में डेटाबेस में सेव हुए हैं। क्योंकि जब आप यूजर ने रिक्वेस्ट भेजनी है, डेटाबेस से रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो वो नेम एट्रीब्यूट का नाम इस्तेमाल करते हुए रेफर करेगा रिकॉर्ड को, ठीक है, ना कि पोजीशन या लोकेशन को। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आखिरी जो है हमारा, ये आखिरी प्रॉपर्टी है रिलेशन की, ये है कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सब एटॉमिक होंगे। एटम क्या होता है? एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में साइंस में। एटम एक ऐसी छोटी सी चीज होती है, एक छोटा सा एलिमेंट क्या होता है जो कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए इसको एटॉमिक कहा गया है कि कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स एटॉमिक हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। सही है, एटॉमिक वैल्यू है, इनकी वैल्यूज आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। हर सेल में एक ही वैल्यू होगी। ये सेल है ना, ये जो ये एक सेल है, ये एक सेल है। सही है, जो रोज एंड कॉलम्स में एक एक ये सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब हर सेल की वैल्यू जो है वो एक ही सेल में एक ही वैल्यू आएगी। मल्टीपल यानी कॉमा डाल के दो वैल्यूज नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का टेबल है, उस स्टूडेंट के टेबल में फोन नंबर लिखना है, तो आप एक ही फोन नंबर लिखेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप एक बच्चे का दो फोन नंबर है, उसने अम्मी का भी लिखवाया हुआ है, अब्बू का भी लिखवाया हुआ है, तो आपने एक फोन नंबर लिख के कॉमा डाल के दूसरा लिख दिया। ऐसे नहीं डेटाबेस में कर सकते। सही है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, आप एक नया कॉलम बना लें, उस कॉलम का नाम रख दें आप फोन 1 और फोन 2। ये फोन नंबर 1 है और ये फोन नंबर 2 है, कि अगर किसी का दूसरा फोन नंबर है तो वो दूसरे कॉलम में, दूसरे सेल में आएगा।
ठीक है, फॉर्म नंबर 2 में आ जाएगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जैसे नेम है, फील्ड नेम है, तो आप उसको भी फर्दर आगे 3 फील्ड्स बना दें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये भी तरीका किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्यूज। व्यू, अब पहले मैं आपको ना जरा कॉन्सेप्ट दे दूं, व्यू होता क्या है। व्यू होता है, ये आपके ना फॉर एग्जांपल डेटाबेस का सर्वर है, ये बड़ा सारा सर्वर है, ये आपका सर्वर है, एक डेटाबेस का सर्वर बना दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स पड़े हुए हैं। ये एक टेबल हो गया फॉर एग्जांपल, ये आपका दूसरा टेबल हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मल्टीपल टेबल्स पड़े हुए हैं, इन टेबल के दरमियान में कोई रिलेशनशिप भी होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स वाला जो हमने पढ़े थे ना, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डाटा के अंदर रिलेशनशिप्स होंगे। अच्छा, कोई रिलेशन, ये पूरा बहरहाल डेटाबेस है। आप इस डेटाबेस के ऊपर, ये डीबी है हमारा फॉर एग्जांपल, डेटाबेस है, डेटाबेस के टेबल्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप इनके ऊपर एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये मेरा व्यू है। ठीक है, आपने कुछ डाटा इस टेबल में से पकड़ा, कुछ डाटा इस टेबल में से पकड़ा, और आपने एक व्यू क्रिएट कर दिया। सारा का सारा डाटा नहीं, यूजर, और ये व्यू जो है, इस व्यू को आपका यूजर देख सकता है। ठीक है, आपका यूजर इस व्यू से डाटा लेगा। डाटा कहां से आ रहा है? इन्हीं टेबल में से आ रहा है, डेटाबेस के टेबल में से आ रहा है, व्यू के अंदर। लेकिन सारा का सारा डाटा नहीं आ रहा, आपने व्यू खुद से यूज क्रिएट किया और कुछ डाटा व्यू में दे दिया। सही है। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा आपने व्यू की कॉन्सेप्ट ले लिया। अब आगे देख लेते हैं, व्यू क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूजर्स। यूजर के लिए को हम डाटा थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं। वो डाटा आता डेटाबेस के टेबल्स में से ही है, फिजिकल टेबल्स में से ही, लेकिन प्रेजेंट कर रहे होते हैं हम यूजर को। अच्छा, यूजिंग दिस फीचर सेम डाटा ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्मेट्स। सेम डाटा पड़ा है लेकिन उसको मुख्तलिफ तरीकों से आप दिखा सकते हैं व्यू के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेम डाटा को टीचर के लिए कोई और व्यू दिया, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हैं, टीचर के लिए और व्यू दिया। टीचर ने क्या देखना होता है कि पूरी क्लास का कितने % रिजल्ट आया, कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं। जब आपने वही सेम डाटा जब आपने स्टूडेंट व्यू में दिया, स्टूडेंट्स को दिखाया, तो फिर वैसा व्यू नहीं होगा जैसा टीचर के लिए होगा। स्टूडेंट्स को क्या होगा? स्टूडेंट को सिर्फ अपने रिजल्ट से कंसर्न होता है, या ज्यादा से ज्यादा अपनी सहेली वगैरह के रिजल्ट से, कि रोल नंबर एंटर करो और रिजल्ट देख लो। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने % रिजल्ट आया है, क्लास में कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, इन चीजों से। या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये होता है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। ठीक है, स्टूडेंट का इसलिए व्यू और होगा, टीचर का और होगा, हालांकि डाटा दोनों का सेम है, मार्क्स तो चेंज नहीं ना हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, बस व्यू देखने का तरीका डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो सेम डाटा को, डेटाबेस के सेम डाटा को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ यूजर्स को व्यू कराया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डाटा रिट्रीव फ्रॉम सेवरल टेबल्स। मुख्तलिफ टेबल से लेके आया जाता है, लेकिन ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि एक ही टेबल हो। बैकएंड से ये देखिए ना, एक ये फिजिकल टेबल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये जो अभी मैंने पिछले वाली स्लाइड पे जो बनाई थी, ये फिजिकल टेबल्स हैं। ठीक है, जब ये डाटा व्यू में लेके आएंगे, व्यू में फॉर एग्जांपल टेबल ही शो कर रहे हैं, मुख्तलिफ डाटा में से लाके ये मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा आएगा। मैंने इधर 2 बनाए हैं, हो सकता है और भी कई टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हो। मुख्तलिफ टेबल्स में से, या हो सकता है एक ही टेबल में से आ रहा है लेकिन थोड़ा डाटा आ रहा है, पार्शियल टेबल आ रहा है, पूरा का पूरा टेबल का डाटा नहीं आ रहा। तो ये है कि मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा आएगा, लेकिन आगे देखने वाले को ऐसा लगेगा कि एक ही टेबल है। ठीक है। अच्छा, पर्पस ऑफ व्यू, ये इसको वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। वर्चुअल टेबल ऐसा टेबल जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन वर्चुअली बनाया गया है। पर्पस, ये अब लास्ट स्लाइड है, बाकी का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम व्यूज तक ही करेंगे। फिर है पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज। व्यू को यूज करने का क्या मकसद, क्या है, क्यों यूज करते हैं? अच्छा भला तो हमारा टेबल था, टेबल को सीधी सीधी हम क्यूरी लगाते थे, क्यूरी में से वो डाटा आ जाता था और हम यूजर देख लेता था। जरूरत क्या पड़ी व्यूज की? सारा काम तो हमारा चल रहा था। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा, ऐसा डाटा जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा का क्या मतलब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो जिसको हर किसी को नहीं दिखा दिया जाता, सिर्फ उसको वही लोग देख सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है। उनको अनऑथराइज्ड या इलीगल यूजर ना उससे छुपाने के लिए
व्यू का मतलब ये है ना कि आपने जितना डाटा जिसको दिखाना है उतना दिखा दे, बाकी का डाटा छुपाने के लिए, इसलिए व्यूज क्रिएट किए जाते हैं। ओनली द पर्टिकुलर डाटा इज प्रेजेंटेड, सिर्फ उतना डाटा यूजर को दिखाया जाता है जितने की उसको जरूरत होती है, सारा का सारा डाटा नहीं दिखाया जाता। फॉर एग्जांपल कोई होटल का सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल की डाटाबेस है, तो उसमें रिसेप्शनिस्ट को जो बाहर बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट, उसको सारा का सारा डाटा नहीं दे दिया जाता, ठीक है, उसको उतना ही डाटा दिया जाता है जितने की उसको जरूरत होती है। बाकी का सारा डाटा ऑनर के पास फुल एक्सेस होती है। ऑनर जो होता है होटल का या मैनेजर जो होता है या सीईओ जो होता है कंपनी का, उसके पास फुल एक्सेस है, वो सारा डाटा देख सकता है। अच्छा, व्यूज प्रोवाइड अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जिसको जितना डाटा चाहिए उसको उतना ही डाटा दो, बाकी का उससे छुपा लो, बाकी का उससे हाइड कर लो। सही है। अच्छा, हम लोग अगर क्रिएटिंग व्यूज में देख लें, व्यूज को क्रिएट कैसे किया जाता है डेटाबेस में। ये ना एक एसक्यूएल लैंग्वेज होती है जो कि है एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, बहुत पावरफुल डेटाबेस की लैंग्वेज है। इसके अंदर सारी टेबल भी क्रिएट किए जाते हैं, इस लैंग्वेज के जरिए काम होता है। जिस तरह आप सी लैंग्वेज में होता है ना, स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दे रहे हैं, या आप स्क्रीन पे स्क्रीन को आप स्क्रीन के ऊपर चीजें को शो करवाने के लिए, या आप सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स देते थे। अब डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ये आप देख लें, ये मैं आपको समझा देती हूँ ये इसका मतलब क्या है। एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। क्रिएट, अब ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये चीज एज इट इज ऐसे ही आएगी, ठीक है। जैसे आप समझ लें, इसको कीवर्ड समझ लें कि ये इसी तरह से लिखे जाएंगे। क्रिएट व्यू, ये इसी तरह से आएगा। ये आगे जो दिया ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर मेल अंडरस्कोर डाटा, ये इस व्यू का नाम है, ठीक है। एक व्यू क्रिएट कर दो, डेटाबेस को कह रहे हैं, जिसका नाम ये हो, स्टूडेंट अंडरस्कोर मेल अंडरस्कोर डाटा। एज का मतलब है डाटा कहां से आना है इसके अंदर, अब वो बताने लगे हैं डाटा कहां से आना है। एज सिलेक्ट करो कहां से, रोल नंबर नेम एंड एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स बता दिए कि इन फील्ड्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर नेम और एड्रेस को सिलेक्ट करना। जो व्यू का डाटा कहां से आएगा, व्यू कैसे क्रिएट होगा, व्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वो बता रहे हैं। वेयर, जब के यानी कंडीशन लगा दी, वेयर हमेशा कंडीशन पे आता है, कंडीशन लगा दी कि जेंडर की वैल्यू हमेशा मेल होनी चाहिए, जितने रिकॉर्ड्स हों उनमें जेंडर की वैल्यू मेल होगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपने एक व्यू बना दिया, यानी फीमेल वाले जितनी जिनकी जेंडर फीमेल था, उन जिन स्टूडेंट्स का जेंडर फीमेल था, यानी जो स्टूडेंट्स लड़कियों स्टूडेंट्स का डाटा हाइड कर दिया। अब डाटा इस व्यू में कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का आएगा। किस वजह से, ये इस एक क्लॉज की वजह से, एक बात की वजह से कि वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। अगर आप ये ना लगाते तो सारा का सारा डाटा व्यू में आ जाना था, ठीक है। इस तरह से डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है व्यूज में, ठीक है। यहाँ पे हमारे व्यूज खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज। अभी हमने बात की ना जो प्राइमरी की कि प्राइमरी की इंश्योर करता है कि यूनिकनेस को, तो ये कीज और टाइप्स ऑफ कीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।